इस आंदोलन का, इस रथ यात्रा का संबंध विचारधारा से है, और विचारधारा वो है समता मूलक समाज की स्थापना करने वाली विचारधारा, जिसमें समता है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें लोकतंत्र है, इसमें सबको इज्जत है। उस विचारधारा का नाम है बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा। मिश्रा जी ने हमसे कहा क्या कि तुम हमें गालियां देते हो, रात दिन मुझे कोसते हो। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, हमने अपने भले के लिए आपको 4-5 हजार जातियों में बांटा था, और इस संविधान को बदलने की क्या बात है, कोई किसी का नाम तक बदल करके, लंबा चौड़ा करके नहीं ले सकता। ये अधिकार आपको संविधान में मिला है। जिला टॉप न्यूज। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं इस समय जनपद सुल्तानपुर में जो दिल्ली से चल करके संविधान रथ यात्रा निकला है। हम आपको पूरा कवरेज दिखाना चाहते हैं। इस सुल्तानपुर में जो भंते जी ने कहा उसको भी दिखाते हैं। सर्वप्रथम महाभैषज्य गुरु तथागत बुद्ध हक वंचित, असहाय, कमजोर, कमेरा, शोषित समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज इस संविधान जागरूकता यात्रा में पधारा भिक्षु संघ और आप सभी लोग, चूंकि संविधान से लाभार्थी हैं, आप सभी लोग यहाँ पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपके लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। विशेष तौर से सुल्तानपुर की पावन धरती पर आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमारे विशेष आह्वान पर आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि जब संविधान रथ बन गया है तो मुझे सुल्तानपुर भी जाना चाहिए। सुल्तानपुर आने से पहले मैं लगभग 350 बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुका हूं। लगभग 21 जिलों में मैं जा चुका हूं। यहाँ तो मैं एक दिन के लिए आया हूं, इसके पहले हमने 18 जनपदों का दौरा एक सप्ताह के लिए किया। एक जिले में हमने 20-20 कार्यक्रम लगाए, ब्लॉक वाइज, ग्राम पंचायत वाइज, गांव में भी हम लोग गए। बड़ा उत्साह लोगों में मिला, बड़ी खुशी लोगों में मिली कि कम से कम बौद्ध भिक्षु गांव में आए, कम से कम संविधान के ही बहाने आए, लेकिन गांव में आए। लगभग 350 कार्यक्रम करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ये जो संविधान मेरे पास रखे हैं, ये 3 तरह के संविधान हैं। लगभग 4.5 महीने में हमारी टीम ने 25,000 संविधान लोगों के हाथों में पहुंचाने का काम किया। ये उत्तर भारत का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है कि हमने घूम घूम करके, गांव गांव, गली गली, नगर नगर, शहर शहर जाकर के 25,000 संविधान लोगों के हाथ में दे दिए। ये पूरे उत्तर भारत का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है और लगभग 350 कार्यक्रम किए। लोगों में वाकई चिंता है, वाकई रोष है, चिंतनशील हैं, जो बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं, सीनियर लोग हैं, जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, जो कहीं न कहीं बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं। सब लोगों में चिंता का विषय है कि आखिर हम क्या करें। ये संविधान रथ हमने क्यों बनाया? तो जब पहली बार बैठक हुई दिल्ली में, उस समय ये सब डिसाइड हो गया और वहां उस बैठक में ये तय किया गया कि संविधान के दुश्मन कौन कौन हैं। मैं आज उनकी भी चर्चा आपके बीच में करूंगा। भाई, हम संविधान बचाना चाहते हैं, किससे बचाना चाहते हैं? भाई, ये भी तो तय होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, आज फिर कहना चाहूंगा कि 75 साल की आजादी में 100 करोड़ से ज्यादा आबादी आज दिन तक ये तय नहीं कर पाई कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा दोस्त कौन है। वो हम ही लोग हैं। आज दिन तक हम तय नहीं कर पाए। लेकिन मैं आज ये स्पष्ट आपको करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने हमें अलग अलग क्षेत्रों में सब कुछ दिया, ये जो बीडीसी आप देख रहे हैं, ये जो प्रधान, ये जिला पंचायत सदस्य, ये एमएलए, ये प्रमुख, ये एमपी, ये मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये सब संविधान से मुझे मिला। ये जितने भी आईएएस, पीसीएस, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता आप देख रहे हैं, ये सब संविधान से मिला। मनचाहा जो हम व्यापार कर रहे हैं पूरे भारत में, ये हमें संविधान से अधिकार मिला। और हम चाहे जहां घर बना करके पूरे भारत में रह लेते हैं, ये भी अधिकार हमें संविधान से मिला। कोई बाउंडेशन नहीं है। आप भारत के रहने वाले हैं, किसी भी कोने में जमीन खरीद करके आप घर बना सकते हैं। ये संविधान से आपको अधिकार मिलता है। कोई संबंध नहीं आपका पुराने धंधे से, आप कोई भी काम इस भारत में कर सकते हैं। यह भी अधिकार आपको संविधान से मिला। मैं आज बताना चाहता हूं,
सुल्तानपुर के राजा महाराजाओं के लोगों को, आप सभी राजा महाराजा हैं। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा, हम लोग कोई छोटे लोग नहीं हैं, हम लोग कोई अछूत लोग नहीं हैं, हम लोग कोई नीचे लोग नहीं हैं। इस देश के असली राजा महाराजा हम ही लोग हैं। इस भारत के हम ही ने ये देश बनाया है, हम ही ने ये देश चलाया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, सम्राट महापद्म नंद से लेकर और पारसी राजाओं तक पूरा इतिहास भरा पड़ा है। 1250 साल बुद्ध की संस्कृति ने देश पर शासन किया है। जितने भी लोग आज SC OBC माइनॉरिटी में आते हैं, वो सब लगभग देश भारत के राजा महाराजा कभी न कभी रहे हैं। तो हम लोग कोई साधारण लोग नहीं, लेकिन वंचित हमें कर दिया गया कुछ चालाक लोगों ने, शिक्षा से, धन से, सत्ता से। तो हम लोग जराजीर और कमजोर हो गए और बट गए। आज हम लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करते हैं। कभी हम सत्ता के संघर्ष में शामिल हुआ करते थे, इस समय रोटी कपड़ा मकान के संघर्ष में हम शामिल हैं। और ज्यादातर हमारी आबादी 5-10% लोगों को छोड़कर बेचारे सब भोजन पानी में लगे रहते हैं। तो मैं कैसे उनसे उम्मीद करूं कि वो क्रांति करेंगे? क्रांति तो तब आदमी को अंदर उत्पन्न होती है जब वो सारी जरूरतें पूरी कर लेता है या उसे वंचित कर दिया जाता है। मैं आज इस सुल्तानपुर की धरती पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असली इस संविधान का दुश्मन कौन है। हम लोगों ने दिल्ली में बैठक की, उस बैठक में लगभग 200 लोग शामिल थे और उस बैठक में यह तय हुआ कि पहले संविधान के दुश्मनों का एक लिपिबद्ध किया जाए, उनकी संख्या बनाई जाए कि संविधान के दुश्मन कितने हैं। तब यह तय हुआ, संविधान के दुश्मन बने 6। पहला संविधान का दुश्मन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान का पहला दुश्मन है इस देश की चुनी हुई सरकारें। संविधान का पहला दुश्मन होती हैं। नोट कर लीजिए आप डायरी में, जो लोग संविधान के माध्यम से MP MLAs बनते हैं, वही जाकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं। और वही लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए संविधान को नेस्तनाबूद करते हैं, तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं। इस देश में लोकतंत्र का और संविधान का पहला अगर कोई दुश्मन है तो वो चुनी हुई सरकार है। ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है, ये आप लोगों ने चुनी है, भले ही ईमानदारी से, बेईमानी से चुनी गई हो, लेकिन ये संवैधानिक चुनी हुई सरकार है। और वही सरकार आज संविधान को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। अर्थात पहला दुश्मन कौन हुआ? भारत की चुनी हुई सरकार। दूसरा दुश्मन है लोकतंत्र का और संविधान का, जिसका नाम है पूंजीवाद। धनवान आदमी कभी भी समानता प्रिय नहीं होता। वो नहीं चाहता है कि जितना सुंदर मेरा घर बना है मेरे पड़ोसी का भी बन जाए। वो कभी नहीं चाहता है कि जिस ब्रांड का वो खाना खाता है उसका खाना मेरा लेबर भी खाए। वो कभी नहीं चाहता है कि जिस कार पर मैं चलता हूं मेरा मजदूर भी उसी कार पर चले। अर्थात पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी लोकतंत्र और संविधान का पक्षधर नहीं होता है। सुल्तानपुर के राजा महाराजाओं, बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल में हमें समान शिक्षा दी, लेकिन यहाँ के पूंजीवादी लोगों ने इस देश भारत की दोहरी शिक्षा कर दी। गरीबों के स्कूल अलग हो गए, अमीरों के स्कूल अलग हो गए। अब आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। जो सरकारी शिक्षा थी उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जो पूंजीवाद है वो कभी भी संविधान और लोकतंत्र का और मानवता और समानता का पक्षधर नहीं होता। दूसरा दुश्मन संविधान का कौन हुआ? पूंजीवाद। नोट कर लीजिए, पहला दुश्मन चुनी हुई सरकार और दूसरा दुश्मन पूंजीवाद और तीसरा दुश्मन हुआ भ्रष्ट अधिकारी। जो अधिकारी संविधान की प्रक्रिया के तहत चुना गया, बना गया, सिलेक्ट किया गया, वह अपने व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में या नेताओं के दबाव में संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, वह भी संविधान का दुश्मन स्थापित होता है। जो भ्रष्ट अधिकारी है वो भी संविधान का कहीं न कहीं दुश्मन नंबर 3 हो जाता है। नंबर 4 पर आता है भारत की न्याय व्यवस्था। संविधान में सरकारों से ऊपर पावर मिला है न्याय व्यवस्था को। उत्तर प्रदेश की सरकार को किसी भी काम को हाई कोर्ट रोक लगा सकता है। भारत सरकार के किसी काम को सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सरकार के लोग बैठ जाएं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिसे हम न्याय व्यवस्था कहते हैं, ये भी लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये बात आप मानो या न मानो, मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे भारत में कह रहा हूं। और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं,
मैं MP MLA के घर में कहता हूं, मैं IAS के घर में कहता हूं, उनको समझाता हूं कि न्याय व्यवस्था अलग नहीं है, वो मिल गई है चोरों के साथ और मिलजुल करके दोनों चोरी कर रहे हैं। तो चौथा दुश्मन कौन हुआ? न्याय व्यवस्था। पांचवा दुश्मन हुआ इस देश भारत का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। ये सारे के सारे लोग सरकार के विरुद्ध खड़े रहते हैं, लेकिन आज ये सरकार के साथ खड़े हो गए। आज ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। पांचवें दुश्मन हो गए मीडिया वाले। और छठा दुश्मन है, वो छठे दुश्मन में आती है भारत की सोई हुई जनता। उस सोई हुई जनता में आप सब लोग शामिल हैं। संविधान के कितने दुश्मन हैं? 6 दुश्मन हैं। इन 6 दुश्मनों से संविधान को बचाना है। ये जिम्मेदारी अकेली हमारी नहीं है। जितना अधिकार ये संविधान हमें देता है, उतने ही अधिकार आपको भी देता है। मैं तमाम घरों में जाता हूं जिनके घर 50-50 लाख के बने हैं। ये बाबा साहब की अनुकंपा है। जिनके घर में कार है, लेकिन उनके घर में संविधान नहीं है। उनके घर में संविधान नहीं है। मैं ऐसे लगभग 7-8 भारत के लोगों को जानता हूं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। उन्हें रामायण और गीता पूरी याद है, कंठस्थ याद है। कई ऐसे मुसलमान हैं भारत में जिन्हें कुरान शरीफ याद है, लेकिन आज दिन तक बहुजन समाज का कोई व्यक्ति नहीं मिला, लाभार्थी संविधान की बदौलत जिंदा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे पूरा संविधान याद हो। हम लोगों ने संविधान को साथ सौतेला व्यवहार किया है। हम लोगों ने संविधान के साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे सामंती लोगों ने तुम्हें अछूत बनाकर, तुम्हें शूद्र बनाकर के तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया था, वही व्यवहार हम लोगों ने संविधान से लाभ लेकर के संविधान के साथ सौतेला व्यवहार किया है। यही परिणाम है कि जो समझदार थे, जागरूक थे, वो समझ गए कि अगर ये दस्तावेज भारत में लागू बना रहा तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा। जिसे मान्यवर साहब भी चाहते थे, जिसे बाबा साहब भी चाहते थे और जिसे बुद्ध भी पसंद करते थे। इसलिए वो लोग चौकन्ने हो गए और उन लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान बना लिया। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। मुझसे कहा गया कि भंते जी, आपको बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए, आप ये संविधान का प्रचार क्यों कर रहे हो? तो मैंने उनको जवाब दिया, वो भंते जी थे, मैंने उनको जवाब दिया ये संविधान का भारत है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर यह चीवर है और जिस दिन यह संविधान हट गया तो तुम्हारा चीवर खींच लिया जाएगा, तुम्हें चीवर भी पहनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज अगर मेरे बदन पर चीवर है और मैं खुलेआम पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के अपनी बात करता हूं, तो इसलिए करता हूं कि देश में संविधान लागू है। जिस दिन यह संविधान हट गया तो मुझसे पूछा जाएगा, बताओ अछूतो, बताओ शूद्रो, ये तुम्हें चीवर पहनने का अधिकार किसने दे दिया? ये मेरे बदन से खींच लिया जाएगा। मैं पूरे देश में बौद्ध सम्मेलन के बड़े बड़े आयोजन कर रहा था। मैंने हाई कोर्ट में केस किया, आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या को लेकर के भी मैं गया था। अभी मैंने अपने आप को अलग बौद्ध धर्म के लिए केस किया था, जिसमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी मेरे साथ थी। आंध्र सरकार में किया हमने केस। मैंने कहा कि जिस तरह से ईसाइयों को अलग मैरिज एक्ट मिल गया, मुसलमानों को अलग मैरिज एक्ट मिल गया, हम बौद्ध भी करोड़ों लोग भारत में रहते हैं, मेरा पर्सनल लॉ भी अलग होना चाहिए, मेरी पूजा पद्धति भी अलग होनी चाहिए, मेरा मैरिज एक्ट भी अलग होना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है क्योंकि तुम मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते हो। क्यों नहीं मुझे बराबर की इज्जत देते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि कानून संसद भवन बनाता है, हम कानून का पालन करते, इंप्लीमेंट करते हैं, लिहाजा अपनी संख्या बढ़ाइए और चुन करके सांसदों को भेजिए। तब मैंने सोचा, तब मैंने पहली बार सोचा कि जितने सांसद बाबा साहब आरक्षण में हमें देके चले गए, उतने आज दिन तक कोई पार्टी वाले सांसद नहीं बना पाया। ये जितनी SC OBC वाले पार्टी बनाए हैं, आज दिन तक 130 सांसद कोई नहीं जिता पाया। इतने सांसद तो बाबा साहब हमें आरक्षण में देकर, और उन आरक्षण वाले सांसदों की बदौलत भी आज दिन तक बुद्धिज्म को अलग धर्म का अधिकार नहीं मिला। मनमोहन सिंह की सरकार में पहली बार सिखों को आनंद मैरिज एक्ट मिला, उसे भी निष्प्रभावी कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भले ही 20 साल के बौद्ध हो, 30 साल के अंबेडकरवादी हो, भंते जी ने आपकी शादी करी हो, लेकिन आपकी कोई अलग पहचान नहीं है। संविधान के भारत में मैं आज बौद्ध धर्म की अलग पहचान नहीं बना पाया, तो विचार करियो मेरे
सुल्तानपुर के लोगों, जब ये संविधान खत्म हो जाएगा, क्या मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूं? जब संविधान के भारत में हमें अलग धर्म नहीं बनाया गया, अलग मेरा मैरिज एक्ट नहीं बनाया, अलग मेरा पर्सनल लॉ नहीं बनाया, तो बताइए ये संविधान खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं पूरे देश में जिंदा जागरूक लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। किसी पार्टी से कोई इसका संबंध नहीं, किसी नेता से इसका कोई संबंध नहीं। इस आंदोलन का, इस रथ यात्रा का संबंध विचारधारा से है, और विचारधारा वो है समता मूलक समाज की स्थापना करने वाली विचारधारा, जिसमें समता है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें लोकतंत्र है, इसमें सबको इज्जत है। उस विचारधारा का नाम है बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा। ये उस विचारधारा का कार्यक्रम है। मैं पूरे देश में गांव-गांव, शहर शहर, नगर नगर जा रहा हूं और संविधान चौपालें लगाकर ये लोगों को बता रहा हूं, और वो लोग डिक्लेयर कर चुके हैं कि 2025 में हम संविधान को बदलेंगे, क्योंकि मेरे संगठन को 100 साल पूरे हो जाएंगे। चैलेंज कर दिया उन्होंने, चैलेंज। जिस संविधान को बाबा साहब अकेले बना गए और सारे लोगों से संघर्ष करके इस संविधान को आत्मर्पित, समर्पित भारत में लागू करा के चले गए, हम करोड़ों संगठन चलाने वाले लोग आज उस संविधान को नहीं बचा पा रहे। अभी मैं लखनऊ में था, मेरे जहां मैं रहता हूं लखनऊ में गोमती नगर में मेरा आवास है, मेरे बगल में एक मिश्रा जी रहते हैं। आए दिन वो मुझे नमो बुद्धाय करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ एससी ओबीसी के लोग रहते हैं, मैं उनको नमो बुद्धाय नहीं सिखा पाया, मिश्रा जी नमो बुद्धाय क्यों करते हैं हमसे? मैंने एक दिन मिश्रा जी से पूछा कि आप नमो बुद्धाय क्यों करते हैं? तो मिश्रा जी ने कहा कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूं बंते जी, आपके सारे वीडियो सुनता हूं। मैं तो डर गया। मैंने कि बताइए, ये आदमी मेरे वीडियो सुनता है और मैं पूरे दिन कितना कठोर कटु बोलता हूं, आप तो जान ही रहे। और कम से कम इसने हमें गोली से नहीं मरवाया, जहर वहर नहीं दिया, ये बड़ी बात है कि नहीं? जिसके खिलाफ मैं काम कर रहा हूं वो मेरे वीडियो सुन रहा है। मिश्रा जी ने हमसे कहा क्या कि तुम हमें गालियां देते हो, रात दिन मुझे कोसते हो। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, हमने अपने भले के लिए आपको 4-5 हजार जातियों में बांटा था। मिश्रा जी का जवाब सुनिएगा, बहुत दमदार है, ज्ञान मिलेगा। कहा उन्होंने, मेरे पड़ोसी है वो, उन्होंने कहा कि मैंने अपने फायदे के लिए आपको 4-5 हजार जातियों में बांटा था, लेकिन आज तुम पढ़े लिखे हो, आज संविधान भारत में लागू है, आज पूरी आपको आजादी है, आप पढ़ लिखने के बावजूद भी हमने तो 4-5 हजार जातियों में ही बांटा था। आप 5 लाख संगठनों में बटे हो, किसको ज्यादा गाली दोगे, अपने आप को कि हमें ज्यादा गाली दोगे? ये मिश्रा जी का जवाब था। सोचिए आप, कहा कि हमने बांटा चलो ठीक था, लेकिन तुम भी तो 5 लाख संगठनों में बटे हो, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे के घर नहीं जाते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। जिस संगठन का कार्यक्रम होता है दूसरे संगठन में आप कार्यक्रम में नहीं जाते। आप तब भी बटे थे, आज भी बटे हो। और बनते जी, ये सपना त्याग दो कि कभी तुम शासक बन पाओगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं, मिश्रा जी ने कहा, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें इकट्ठे रहने में कोई ज्ञान नहीं, इकट्ठे रहने में तुम्हें कोई रुचि नहीं। अलग अलग संगठन बना के आज भी घूमते हो, और पहले हमने अपने फायदे के लिए बांटा था। तो ये बात वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा, बताइए आप। इसलिए समझ जाओ, तुम्हारे अच्छे कार्यों को, बुरे कार्यों को भी समझते हैं वो। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जब जब उन विचारधारा के लोगों को मौका मिला देश भारत में, तो पुष्यमित्र शुंग के तौर पर आए और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे। पहली बार जब वो शासक बने, दूसरी बार जब वो शासक बने तो उन्होंने स्तन कर वसूला। स्तन कर जानते हो कि नहीं? उन्होंने स्तन कर वसूला। कहा महिलाएं खुले स्तन रखें, अगर वो ढकना चाहती हैं तो उन्हें कर देना पड़ेगा। याद रखना, वो भी वही लोग थे, श्रवणकोर के लोग। और तीसरी बार जब उन्हें शासक बनने का मौका मिला पेशवा के तौर पर, तो उन्होंने आगे हाड़ी बंधवाई और पीछे झाड़ू बंधवाया। याद है कि नहीं है? अब चौथी बार उनको फिर मौका मिल गया है, अब पता नहीं क्या क्या करेंगे तुम्हारा वो। और इसलिए मौका नहीं मिल गया है कि उनके पास कोई विशेष ताकत है, गुण है। ये हमारी कायरता की बदौलत, ये हमारे बटे होने की बदौलत, ये हमारे ज्ञानवान होने की बदौलत मिल गया है। पहले मैं भ्रमण करता था पूरे देश में, तो हमें प्रदेश अध्यक्ष मिल जाते थे, जिला अध्यक्ष मिल जाते थे, महासचिव मिल जाते थे। अब तो हमें गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाते हैं, हर गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी एक गांव था, मैं बता रहा हूं, सुल्तानपुर के राजा महाराजाओं, उन्नाव का गांव था,
वहां मुझको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए गांव में। मैं 27 देशों की यात्रा करके आया, मैं आज दिन तक अंतरराष्ट्रीय नहीं हो पाया। उस आदमी के पास पासपोर्ट भी नहीं है और वो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ अपने गांव में टहल रहा है। मैंने कहा ये आजादी तुम्हें कैसे मिली? बोले बाबा साहब का देश है। मैंने कहा ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, भाई आपसे कौन बात करेगा? वह आदमी हमसे सीधे बात ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि मैं बनते जी हूं, सुमित रतन मेरा नाम। अरे कि बहुत लोग देखे हमने, और उसका नाम था विश्व दलित परिषद। उसका संगठन का नाम था विश्व दलित परिषद। उसका वो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष था और हमसे कह रहा था कि बहुत लोग मिलते रहते हैं आप जैसे। मैंने कहा वाह क्या बात है, जलवा है इस आदमी का। तो ये स्वयं अभिमान में जो चूर लोग जगह जगह गली गली में घूम रहे हैं, ये बाबा साहब के विचारों के, बुद्ध के विचारों के, हमारे महापुरुषों के विचारों के हत्यारे हैं। इन लोगों से कोई लाभ नहीं है। याद रखना, जो पुरखों की विरासत नहीं बचा सकते। सत्य शोधक समाज का नाम सुना आपने? ज्योतिबा राव फुले ने 150 साल पहले बनाया, आज दिन तक उसे हम चला नहीं पाए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई, हमसे चल नहीं रही। आरपीआई बाबा साहब ने बनाई, हमसे चल नहीं रही। समता सैनिक दल बनाया, हमसे चल नहीं रहा। बसपा बनाई, हमसे चल नहीं रही। हम रोज रोज नए संगठन बनाने में विश्वास करते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति पुरखों का सम्मान नहीं करता, अपनी विरासत से नहीं जुड़ता, वो कभी भी दुनिया में शासक नहीं बन सकता है। आज जितने जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें तुम गालियां देते हो, हम तो अपने आप को समझ गए कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो हमने तो उनको गालियां देना ही बंद कर दिया है। जितना हम उनको गालियां देते हैं, उससे ज्यादा गाली खाने का काम हमारे लोग आज कर रहे हैं। आज जो कुछ हमारी पराजय है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उसके सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। जिस दिन हम सब लोग बैठ के चाह लेंगे, देश के शासक बन जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। लेकिन खुद को चाहना पड़ेगा, किसी दूसरे के चाहने से काम नहीं चलेगा। आज मैं सुल्तानपुर की धरती पर आप सभी राजा महाराजाओं के बीच में संविधान को लेकर आया, और ये लेकर के मैं इसलिए आया हूं, बाबा साहब जब वयोवृद्ध हो गए, हाथ में डंडा लेकर के चलने लगे थे, पूना में उनका भाषण था, वहां के कुर्मियों ने, जिन्हें मराठा कहा जाता है, बाबा साहब को सम्मानित किया था और बुलाया था। और वो दिनांक था शिवाजी का बर्थडे, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना? उनका बर्थडे था, बाबा साहब को बुलाया था। और उस बाबा साहब ने, उस कार्यक्रम में बाबा साहब ने कहा था कि मैं अब लंबे समय तक जिंदा नहीं रहूंगा। अब मैं लंबे समय तक जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि कोई भी यहां लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। ये संसार परिवर्तनशील है, ये बुद्ध ने कहा है। उसी समय बाबा साहब ने कहा था कि हे मेरे भारत के लोगों, मैं तो नहीं रहूंगा, संसार में चला जाऊंगा, लेकिन अगर ये संविधान तुमने 100 साल भी बचा लिया, तो तुम्हें इस भारत का शासक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज 75 साल हुए, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, 100 साल की छोड़िए। इसलिए अभिमान जातियों का, अभिमान संगठनों का त्याग कर विचारधारा को महत्व दीजिए और सब लोगों के साथ मिलजुल करके काम करिए। अगर ये भाव हमारे मन में आ गया, तो हम संविधान भी बचा लेंगे और पुरखों की विरासत भी बचा लेंगे। ये यात्रा बहुजन समाज के उन जिंदा लोगों से चल रही है जिन्हें संविधान की बदौलत चमक मिली है। आज जो तुम्हारे चेहरे पर चमक है, वो इसलिए है क्योंकि संविधान में तुम्हें अधिकार मिला है। गांव में चले जाइए, जिसका घर बड़ा बना हो और घर में कार खड़ी हो, तो जान लेना एक सरकारी नौकरी में होगा। एक होगा कि नहीं होगा? इसलिए अब सरकारी नौकरियां भी बंद कर रहे हैं वो लोग, निजीकरण कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि तुम बराबरी करो, उनके बराबर घर बनाओ, उनके बराबर कपड़े पहनो, उनके बराबर कार खरीदो। वो नहीं चाहते, उन्हें बराबरी पसंद नहीं। इसलिए शोषित लोगों को, वंचित लोगों को, बहुजन लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक ऐसा आप नहीं करते, तब तक उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और याद रखना, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, मैं डायलॉग का समर्थक हूं, मैं क्रांति का समर्थक हूं, मैं जन आंदोलन का समर्थक हूं। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति ने पूछा बुद्ध से कि आप हिंसा के समर्थक क्यों नहीं हैं? तो बुद्ध ने कहा कि हिंसा तत्कालिक तो बहुत आनंद देती है, लेकिन दूरकालिक उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, इसलिए मैं हिंसा का कभी समर्थक नहीं होता हूं। इसलिए बाबा साहब ने भी कभी हिंसा का समर्थक नहीं किया। इतने अपमान झेले, इतनी गालियां खाई,
लज्जा उन्हें कितना ज्यादा किया गया, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ठोक दूंगा, ये मार दूंगा, ये कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इसका हल निकलेगा तो समस्या का समाधान करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा और लिखित दस्तावेज हमें देना पड़ेगा। और बाबा साहब ने दिया। आज मैं सुल्तानपुर की धरती पर यह अभियान लेके आया हूं। ये संविधान घर घर पहुंचाने का अभियान है। मैंने सपना बनाया था कि मैं लगभग 1 करोड़ संविधान भारत के घरों घरों में पहुंचाऊंगा। मैं 1 करोड़ नहीं पहुंचा पाया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, 25,000 तो मैंने पहुंचा दिए। और मैं उम्मीद लेके आया हूं कि आप सुल्तानपुर के लोगों के घरों में भी लगभग मैं 200-500 संविधान पहुंचा के तब मैं अगले जिले में जाऊंगा। और मैं चाहता हूं, आप लोगों ने बहुत हमारा सम्मान रखा, बहुत इज्जत रखी, आप हमारे आह्वान पर यहाँ आए, आपने हमें सुना। बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, बस कहना मैं इतना ही चाहता हूं कि जिंदा लोगों की बहुत कमी है। मैं मानता हूं हमारी संख्या 100 करोड़ है, मैं मानता हूं हम 125 करोड़ भारत में हैं, लेकिन 1 करोड़ भी उसमें जिंदा नहीं। जिंदा का मतलब समझ रहे, यहां जो बैठे हैं वो जिंदा हैं, बाकी सुनकर के जो घरों में बैठे हैं वो मुर्दा है। ये सुनकर के भी कि कोई कार्यक्रम है, बनते जी आ रहे हैं, उन्हें मुर्दा मानिए आप। जिंदा लोगों की संख्या कम है, लेकिन वैसे संख्या हमारी बहुत ज्यादा है। जिस दिन हमने जिंदा लोगों की संख्या ज्यादा बना ली, हमारे हक अधिकारों को कोई हमसे छीन नहीं सकता। और इस संविधान को बदलने की क्या बात है, कोई किसी का नाम तक बदल करके लंबा चौड़ा करके नहीं ले सकता। ये अधिकार आपको संविधान में मिला है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आकर के हमारा सम्मान रखा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जय हो, आपका मंगल हो।